महामारी जो पूरे देश में बहुत भयावह रूप ले चुकी है। अब लोगों को जरूरत है तमाम जरूरतों की, तो वो डॉक्टरों से जान सकें कि किस तरह से उन्हें सुरक्षित रहना है, वो जान सकें कि इस भयावह दौर में किस तरह से अगर वो मरीज हो जाते हैं तो वो घर पर किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तो डॉक्टर कपिल, किस तरह से जो मरीज हैं, जो कोरोना के मरीज हैं, वो किस तरह से घर पर सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमने अपना गार्ड जो है लेट डाउन कर दिया है, हमने जो है मास्क पहनना छोड़ दिया है, हाथ धोना छोड़ दिया है, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो अपने प्रधानमंत्री का जो मंत्र था 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, उसको छोड़ दिया है, वो जरूरी है अपनाना। अब आज को अगर आप कोविड पॉजिटिव है या आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है, उसको आइसोलेट करना जरूरी है। इसको अगर आप हो सके तो कमरा दे दीजिए, और नहीं हो, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी डिस्टेंस पे रखिए और उन्हें डबल मास्क पहनाइए। एक 3 प्लाई का मास्क होगा, एक N95 का मास्क होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कपड़ा भी बांध सकते हैं बहरहाल। इसके अलावा देखिए, आपको बहुत सी फैंसी ड्रग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपको 4-5 बात बताऊंगा, अगर आप उस पर अगर सही से कायम कर लोगे तो मुझे लगता है कि 85% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पहला सबसे है रेस्ट लेना है। रेस्ट कीजिए, आराम से टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, रेस्ट लीजिए, बेड पे पड़े रहिए आधे घंटे के लिए। 24 घंटे में थोड़ा बहुत टहल लीजिए। अगर आपके पास बालकनी तो ठीक है, नहीं तो रूम में ही टहल सकते हैं। दूसरा है लॉट ऑफ फ्लूइड लेना है। इतना पानी पीजिए, इतना शरबत पीजिए, इतना जूस पीजिए कि आपको हर 3-4 घंटे पे पेशाब करना पड़ेगा, यानी यूरिन पास आप 3-4 घंटे पे कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज पैरासीटामॉल दवा 650 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं, हर 4 से 6 घंटे पे ले सकते हैं। और सिर्फ बुखार आने पे नहीं, अगर आपका बदन टूट रहा है, सर दर्द कर रहा है, बदन बैक एक हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है, आपको थकान लग रही, तब भी आप ले सकते हो, उसमें आपको राहत मिलेगी। दवा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं, सिर्फ पैरासिटामॉल। बाकी मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी वगैरह आप वो लेना चाहो तो ले सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो बाकी दवाएं हैं वो अभी पूरी दुनिया में ट्रायल चल रहा है, बहुत जरूरी नहीं है। चौथा है, आप थर्मामीटर घर में रखिए, और पल्स ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है। बहुत महंगा नहीं आता है पल्स ऑक्सीमीटर, 1000-1200 रुपए का मिल जाएगा आपको। थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर आता है, आप ऐसे लगाएंगे उसमें अपने आप लिख के आएगा। मरकरी वाला जमाना खत्म हो गया है, अब ये डिजिटल में अपने आप पता चल जाता है कि आपको बुखार, जैसे ही 99.5 100 बुखार हो, आप पैरासिटामॉल दवा ले लीजिए। सेचुरेशन आपको मॉनिटर करना है। एक कॉपी पेन ले लीजिए, आप जो है कॉपी पेन पे एक चार्ट बना लीजिए, टाइम हर 4 घंटे पे आपको पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट, आपको SpO2 यानी कि सेचुरेशन, और टेम्परेचर, ये तीनों की मॉनिटरिंग करनी है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके परिचय का डॉक्टर के पास ले जाए तो वो बता सके कि क्या क्या हुआ है पिछले इतने दिनों में। तो 3 चीज मैंने बताई, SpO2, थर्मामीटर, टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट और सेचुरेशन दोनों ही चीजें आपको पल्स ऑक्सीमीटर से पता चल जाएगी। 92 से ऊपर कुछ भी अच्छा है, 93 हो गया, 92 हो गया, 94 हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। घर पे ही रहिए, दिन में 3 से 4 घंटा पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेटे से सेचुरेशन थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, या लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल भी कर सकते हैं, या 30 डिग्री पे प्रॉपर पोजीशन पे ऐसे बैठ सकते हैं। तो ये हो गई सेचुरेशन की बात। 92 से जैसे नीचे आए, बुखार अगर आपका पैरासिटामॉल और लेने के बाद भी नहीं उतर रहा है, आपको 3-4 दिन हो रहा है, उल्टी लगातार आए जा रही है, आपको जो है दस्त आने लगा है बहुत ज्यादा, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 92 डिग्री, 92% ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट लेना है, आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, थोड़ा नाक को खुल जाएगी, और जो है गलाला कर सकते हैं, नमक डाल के गलाला कर सकते हैं। टॉयलेट अगर घर में एक है, जो ज्यादातर लोगों के घर में टॉयलेट एक ही होता है, तो कोशिश कीजिए जब आप टॉयलेट जाते हो, सबसे पहले सुबह सुबह चले जाइए, डबल मास्क लगा के जाइए, और कम से कम आधे घंटे तक कोई और टॉयलेट ना जाए आपके जाने के बाद। अच्छा डॉक्टर कपिल, एक जिक्र ये भी हो रहा है कि भाप का जिक्र हो रहा है बार बार, तो भाप कितनी बार मरीज ले सकता है? भाप जो है 4 से 6 बार ले सकता है, लेकिन आपको जो है एक बात का थोड़ा, इन लोगों ने इस बात को कहा है कि स्टीम जो इनहेलेशन की जो मशीनें यूज कर ले लेते हैं घर में लोग, वो अगर कोई दूसरा यूज
करेगा तो उसको कोरोना होने के चांस रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मशीन से यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मशीन होनी चाहिए, और नहीं तो सबसे अच्छा देसी तरीका है, पानी को खौला लीजिए और तौलिया से बांध करके थोड़ी देर सांस लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिक्र हो रहा है, लोग लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, वो अच्छा उसका वर्क क्या है, किस तरह से क्या काम करता है और इसकी क्या जरूरत, कितनी जरूरत है? मैंने आपको इसी वक्त बताया, रेमडेसिविर हो चाहे टॉलिसिलिजुमैब हो चाहे एबीफ्लू हो, ये सारी, यहाँ तक कि प्लाज्मा डोनेशन के भी अभी कोई भी ऐसा ट्रायल पूरी दुनिया में नहीं हुआ है जो ये कह रहा है कि ये किसी को मरने से बचा सकता है, यानी कि डिक्रीज इन मोर्टिलिटी, देयर इज नो रिसर्च। इवन WHO ने नवंबर 2020 में रेमडेसिविर को कोविड-19 के ट्रीटमेंट चार्ट से हटा दिया है, आपको ये बता दूं। तो अगर लेकिन चूंकि इंडिया में यूज हो रहा है, यूएस में भी जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। उनका ये कहना है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 में जो लोग वेंटिलेटर पे चले गए हैं, बहुत सिक हैं, मरने वाले हैं, उनके लिए तो रेमडेसिविर है ही नहीं। लेकिन यूएस और इंडिया का ये मानना है अगर माइल्ड टू मॉडरेट में रेमडेसिविर दिया जाता है तो डेज ऑफ इलनेस को, यानी कि 9 दिन के बजाय 7 दिन में बंदा ठीक हो जाता है, वायरस के क्लियरेंस में थोड़ी मदद मिलती है। मैं बस नव भारत टाइम के माध्यम से सारे अपने व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके डॉक्टर ने रेमडेसिविर लिखा है, अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो कभी भी दिल में ये गिल्ट मत पालना कि मेरी माँ या मेरे परिजन या मेरे पिताजी इस वजह से मर गया क्योंकि मैं वो दवा नहीं ला पाया। नहीं, वो लाइफ सेविंग दवा नहीं है, वो इट्स नॉट अ मिरेकल ड्रग, इट्स नॉट अ बुलेट ड्रग। अभी एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेदांता के डॉक्टर तेहरान, डॉक्टर देवी शेट्टी जो आपके बेंगलोर के हैं, इन तीनों ने संयुक्त बयान जारी किया है कि रेमडेसिविर का यूज जो है मोर्टिलिटी बचाने में नहीं हो रहा है। जी विश्वगुरु, आपको कोई सवाल? जी बिल्कुल डॉक्टर कपिल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। रेमडेसिविर को लेकर के लगातार जो है लोगों के ट्वीट्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या रेमडेसिविर का कोई ऑप्शन है जिससे कि थोड़ा सा रिलैक्स मिले, थोड़ा सा रिलीफ मिले पेशेंट्स को? नहीं, आपके पास तो देखो स्टेरॉइड जो है डेक्सामेथासोन जो कहा जा रहा है 6 मिलीग्राम दिन भर में एक बार देना है 10 दिनों के लिए। अगर आपका सैचुरेशन 90 डिग्री से नीचे आता है, 25 पैसे 30 पैसे की दवा आती है, 1 रुपए की होगी मैक्सिमम। अगर आपका डॉक्टर लेकिन डॉक्टर के अंडर उसको चलाना है, आप उसको लीजिए, उससे बेहतर काम कर रही है। और उससे अच्छा, यहाँ तक कि क्रिटिकली इल पेशेंट में जो लोग वेंटिलेटर पे चले गए हैं उनमें भी आईवी जो है स्टेरॉइड मिथाइल पिडनिसोलोन देने का रिकमेंडेशन खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या WHO का भी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज की जा रही है। बहुत सेफ ड्रग है और बहुत ये क्या कहते हैं इफेक्टिव ड्रग है और बहुत सस्ती है। मेन बात ये है कि रेमडेसिविर का अभी ट्रायल चल रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो ट्रायल दवाएं चली जाती हैं कायदे से, तो उसका इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए और वो कंपनीज को फ्री में देना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में क्या हो रही है, कंपनीज उसको बेच रही है और आप पे ट्रायल कर रही है और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं अभी दे पा रही है। अब आप ये सोचिए, एक जो ब्लैक मार्केट में आपको पता होगा विश्व गौरव साहब कि 10-10 हजार रुपए की एक माल का है। अब आपको अगर 4 टाइम्स अ डे फॉर 10 डेज देना है तो आपको 4-5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। एक मिडिल क्लास नहीं दे पाएगा यार, पुअर मार्जिनलाइज और वो जो दलित बस्ती और उनकी बात छोड़ दीजिए आप, समझ ना। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट आता है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, बेड होना चाहिए हमारे पास, जो वेंटिलेटर चलाने का टेक्निक होनी चाहिए। आपको ये बता दूं कि वेंटिलेटर जो होता है लाइफ सेविंग मशीन है और उसको चलाने के लिए हम लोगों को कई साल की ट्रेनिंग मिलती है। अभी जो है जो एनेस्थीसिया कम्युनिटी है जो इंटेंसिव केयर देते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे पास 10,000 डॉक्टर इंडिया में है जो सही से वेंटिलेटर चला पाए। तो क्या फायदा, हमने बड़े बड़े वेंटिलेटर खरीद लिए और उसको चलाने वाला ही कोई नहीं है। बात समझ, आपने वेंटिलेटर को मरीज पे डाल दिया और वो मर गया। उसको हर 6 घंटे पे एबीजी करना है, उसकी सेटिंग होती है, पीप होता है, पीआईपी होता है, सब उसकी सेटिंग को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट पीएच और एबीजी के हिसाब से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो डॉक्टर उसमें ट्रेंड नहीं है तो फायदा नहीं है ऐसे वेंटिलेटर का।
जी बिल्कुल। डॉक्टर कफिल, एक और सवाल कि चूंकि माहौल बहुत खराब है प्रदेश का और पूरे देश में लगातार जो है लोग परेशान हैं कोरोना को लेकर के। इस बीच एक चीज और देखने में आ रही है, लोग लगातार थोड़ा सा सिम्टम्स उनको लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या हल्का सा बुखार आता है, वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। क्या हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल जाना जरूरी है? ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग जो हमारे देश के नागरिक हैं जो परेशान हो रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि 85% 85% लोगों को डॉक्टर के पास मत जाइए आप। अगर आपको ये कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार, सर बदन दर्द, बदन पे चकत्ते, डायरिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, बैक एक हो रहा है, ये सारे गले में खराश, समझ रहे, ये सारे सिम्टम कोरोना के हो सकते हैं। ठीक है, और आपका अगर आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आ गया तब भी आपको जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है वो ही चलेगा, यानी कि आइसोलेशन, यानी आपको सेपरेट रहना पड़ेगा, पैरासिटामोल लेना पड़ेगा, फ्लूइड लेना पड़ेगा, समझ गए? यही तीन चीजें लेनी है ना, यही डॉक्टर भी आके लिखेगा। तो बेटर है आप घर पे रहिए, आइसोलेट रहिए और पैरासिटामोल दवा लीजिए, खूब ढेर सारा पानी पीजिए और अपने आप 10-15 दिन में ठीक हो जाओगे। 9 दिन के बाद ही जो है वायरस का रिप्लिकेशन खत्म हो जाता है, ठीक हो जाओगे। अगर आप गए, आपने कोई और स्ट्रेन ले लिया, समझ रहे ना आप, आपको भाई अभी तो म्यूटेट हो रहा है, पता नहीं कितने स्ट्रेन है, आपको कोई और मतलब हल्का स्ट्रेन वाला कोविड-19 है, गए हॉस्पिटल में डबल स्ट्रेन और हो गया, आपको सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया, तो आपको और लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा है कि आपको जो है इस वक्त देश की हेल्थ सिस्टम भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो चुका है। हमें बेहतर है कि फोन टेलीफोन पे ही अपने डॉक्टर से बात कर लें, घर पे ही रहें। हमने डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया हुआ है, हम खुद भी घर घर लोगों पर जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको ये समझना होगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोना उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर आपको कोरोना हो गया है, उसके आप ठीक हो गए हैं, उसके बाद भी। और एक बात मैं हिमांशु जी, मैं अपने पास से जोड़ना चाहता हूँ, वैक्सीन को लेके हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब डॉक्टर्स ऑन रोड के लिए हम लोग जब सड़कों पे निकल रहे हैं, तो वैक्सीन के मामले को लेके लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है, जैसे कि ये नपुंसक कर देती है, लगाने के बाद भी जो है कोरोना हो रहा है, जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी डिक्रीज कर दे रही है, हमारा जेनेटिक कंस्ट्रक्शन को खराब कर रही है। तो ये बता दूं, ये एकदम गलत बातें हैं। वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी। वैक्सीन लगाने के बाद हाँ कुछ लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन 10,000 में से 2 लोगों को, भारत में 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और उसमें से सिर्फ 1000 एडवर्स रिएक्शन हुए। तो ये तो किसी भी वैक्सीन के साथ आ सकते हैं। हम बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों को हम लोग 10 20 वैक्सीन लगाते हैं, किसी बच्चे को रिएक्शन हो सकता है, तो ऐसी वैक्सीन तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अब तो 1 तारीख से है, भारत जो है 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवा रहा है, तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। वैक्सीन ही आखिर में एक सोल्यूशन होगा, मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये डॉक्टर कफिल खान ने बहुत अहम बातें साझा की। अपने दर्शकों से भी हम निवेदन करेंगे किसी भी तरीके की भ्रम में ना रहे, वैक्सीन इफेक्टिव है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें। और डॉक्टर कफिल, हमारे दर्शकों से इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़ रही है एनबीटी ऑनलाइन के साथ, हम आपको देते रहेंगे कोरोना से जुड़ा हर एक अपडेट। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।